हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द चेंजेस इन क्लोथिंग पैटर्न्स एंड मटेरियल्स इन द 18th सेंचुरी। क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से 18th सेंचुरी में जो क्लोथ के पैटर्न्स थे या मटेरियल्स थे उसमें बदलाव आया। Changes in clothing patterns and materials in the 18th century took place due to the events like French Revolution, which ended the restrictions imposed by the sumptuary laws. Clothing pattern में materials में जो change आया 18th century में, वो mainly उस वजह से हुआ जो घटनाएं घटित हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जिसकी वजह से जो sumptuary laws के कारण restrictions लगे थे उनका खात्मा हो गया। Due to colonialism, different cultures came into contact with each other and were in turn influenced by each other's cultures and dress styles. colonialism के कारण अलग अलग कल्चर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के जो कल्चर के ड्रेसिंग स्टाइल्स होते हैं उनसे भी काफी हद तक प्रभावित हुए। Thus changes took place in the clothing pattern. इसकी के कारण जो है बहुत सारे बदलाव हुए क्लोथिंग पैटर्न्स में। Trade with India brought the beautiful and easy to maintain Indian chins within the reach of Europeans. इंडिया के साथ जब ट्रेडिंग हुई तो बहुत ही खूबसूरत और आसानी से मेंटेन करने वाले जो इंडियन चिन्स थे वो जो है यूरोपियंस तक पहुंच पाए। What were the sumptuary laws in France? अब sumptuary laws क्या थे फ्रांस में? In medieval Europe, dress codes were sometimes imposed upon members of different layers of society through actual laws which were spelled out in some detail. मिडिवल यूरोप में जो ड्रेस कोड होता था वो कई बार जो मेंबर्स होते थे अलग अलग लेवल सोसाइटी के, उनको एक्चुअल लॉज के थ्रू उनके ऊपर लागू किया जाता। फ्रॉम अबाउट 1294 टू द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, the people of France were expected to strictly follow what is known as some 1290 से लेकर जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है 79 में, तब तक जो फ्रांस के लोग से ये उम्मीद करी जाती स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जिसको कहते हैं सम्पचुअरी लॉज। The laws tried to control the behavior of those considered social inferiors, preventing them from wearing certain clothes, consuming foods and beverages, and hunting game in certain areas. अब ये जो सम्पचुअरी लॉज थी इनके अनुसार कुछ जो उनके अकॉर्डिंग सीरियर लोग समझ उनको बिहेवियर या उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये लॉज थे। उनको मनाही थी कि वो ऐसे कपड़े जो है कुछ खास तरह नहीं पहनेंगे, कुछ खास तरह के फूड्स और बीवरेजेस है वो नहीं यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल वगैरह, और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो हंटिंग के गेम होते हैं वो उनको करने की मनाही थी। इन मेडिवल फ्रांस द आइटम्स ऑफ क्लोथिंग अ पर्सन कुड परचेज पर ईयर वर रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय इनकम बट ऑल्सो बाय सोशल। मिडिवल फ्रांस क्लोथिंग के एक इंसान उतना ही परचेज कर सकता है जितना उसको बोला गया, इनकम के आधार पर नहीं, सोशल रैंक के आधार। द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर क्लोथिंग वाज आल्सो लीगली, किस तरीके का मटेरियल वो कपड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी लीगल तौर पे बताया गया। ओनली रॉयल्टी कुड वेयर एक्स मटेरियल्स लाइक आर्मी एंड फर और सिल्क वेलवेट एंड ब्रोकेड। जो रॉयल्टी के लोग यानी कि जो हाई पोजीशंस पे रॉयल लोग हैं वही सिर्फ महंगे मटेरियल के कपड़े पहन सकते थे, जैसे आर्मीन या फर या सिल्क वेलवेट या ब्रोकेड। Other classes were debarred from clothing themselves with materials that were associated with the aristocracy. और जो क्लासेस थी उनको पूरी तरह से मना कि वो अपने आप को उन मटेरियल्स के कपड़ों से बिल्कुल नहीं ऐसे जोड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड दिस। अब ये जो भेदभाव थे इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खत्म कर दिया। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब्स वर इवन कॉल्ड देमसेल्व्स सैंट कल्टोर्स to distinguish themselves from the aristocracy who wear the fashionable knee breech. जो मेंबर्स थे जैकोबियन क्लब्स के उन्होंने अपने आप को सैंट लूटोस करा नाम दिया ताकि वो अपने आप को अलग कर सके एरिस्टोक्रेसी से जो कि फैशनेबल नी ब्रीचेस पहनते। सैंट कल्टोस का मतलब जो है लिटरली मींस विदाउट नी ब्रीचेस, वो विदाउट नी ब्रीचेस होता है। From now on both men and women began wearing clothing that were loose and comfortable. अब दोनों चाहे मेन हो विमेन हो वो ऐसे कपड़े पहन रहे थे जो काफी ढीले ढाले और उनके लिए आरामदेह थे। The colors of France, blue, white and red, became popular as they were signs of the patriotic citizen. कपड़े जो थे वो जैसे फ्रांस के जो रंग हैं ब्लू, व्हाइट और रेड, उसी कलर के ज्यादा पॉपुलर होने लग गए क्योंकि उससे जो है देशभक्ति झलकती थी। Other patriotic symbols too became the part of dress. कुछ और भी सिंबल्स थे जो पार्ट ऑफ द ड्रेस बन गए थे, जैसे रेड क्लैप है लिबर्टी की, लॉन्ग ट्राउजर्स एंड रेवोल्यूशनरी कॉकेड पिन ऑन अ हैट, लंबे लंबे पैंट्स पहनना, एक जो कॉकेड होता है उसका जो एक पंख है वो उनके हैट में लगा होना,
Simplicity of clothing was meant to express the idea of equality. तो ये जो क्लोथिंग में एक साधारणता थी, ये जो है दर्शाने के लिए थी कि हम सब समान हैं. Give two examples of the ways in which the European dress code were different from the Indian dress codes. अब आपको बताने हैं दो एग्जाम्पल्स उन तरीकों के जिसमें यूरोपियन ड्रेस कोड डिफरेंट था इंडियन ड्रेस कोड से. तो यूरोपियन ड्रेस कोड में क्या था कि यूरोपियंस यूज्ड टू वेयर हैट्स व्हिच वर रिमूव्ड बिफोर सोशल सुपीरियर्स एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. जो यूरोपियंस थे वो हैट पहनते थे, लेकिन जब वो अपने से सुपीरियर या सीनियर के सामने खड़े होते थे तो उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो वहां से अपने सिर से हैट उतार लेते थे. द ड्रेस कोड इन यूरोप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. जो ड्रेस कोड था यूरोप में वो पूरी तरह से किससे प्रभावित था कि एक इंसान का इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस कैसा है. इंडिया के अंदर ड्रेस कोड में क्या था कि इंडिया यूज्ड टू wear turbans to protect themselves from heat. अब इंडियंस जो है वो पगड़ी पहनते थे ताकि अपने आप को हीट से बचा सके. इट वॉज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड कुड नॉट बी रिमूव्ड एट विल. ये जो है एक रिस्पेक्ट का सिंबल था और इच्छा से जो है इसको नहीं हटा सकते थे कि तुम्हारी इच्छा इसलिए हटा दिया, नहीं. द ड्रेस कोड इन इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड फॉलोड बाय द कास्ट. इंडिया में जो ड्रेस कोड था वो काफी हद तक प्रभावित भी था और फॉलो भी किया जाता था कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 4 है कि in 1805 a British official Benjamin Hay ने listed the manufacturers of Bangalore which include the following. 1805 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे बेंजामिन हे ने, उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर्स थे बेंगलोर के उनकी लिस्ट बनाई. अब उसमें क्या था? women's clothes of different musters and names, coats, chintz, muslins, silk cloths, ये सब चीजें थी. Of this list, which kind of cloth would have definitely fallen out of use in the early 1800s and why? इसमें कौन सा ऐसा कपड़ा था जो अर्ली 1800 में एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो गया इस्तेमाल से, और क्यों? मुस्लिन would have fallen out nearly 1800s because of the following reasons. अब मुस्लिन जो कपड़ा था वो एक तरह से उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया 1800 में. Various cheaper machine made clothes had flooded in the Indian market. बहुत सारे मशीन से बने हुए सस्ते कपड़े जो हैं इंडियन मार्केट में उनकी भरमार हो गई थी. इट वॉज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स एंड हेंस वुड नॉट बी यूज्ड. अब मुस्लिम जो है वो काफी ज्यादा महंगा समझा जाता था बाकी और कपड़ों के मुकाबले, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया था. Suggest reasons why women in 19th century India were obliged to continue wearing traditional Indian dress even when men switched over to the more convenient western clothing. आपको वो कारण बताने हैं कि क्यों वुमेन जो 19th सेंचुरी इंडिया में वो अपनी उसी ट्रेडिशनल ड्रेस को कंटिन्यू रखा उन्होंने, जबकि मेन जो है उन्होंने वेस्टर्न क्लोथिंग की ओर काफी हद तक स्विच कर लिया था. What does this show about the position of women in society? इससे women में जो है क्या उनकी पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर वो कैसे पता चलती है. Women in early 19th century were obliged to continue wearing traditional Indian dress even when the men switched over to more convenient western clothing because of the following reasons. अब क्या कारण रहे? The condition of Indian women was miserable because India was a patriarchal society where women were considered inferior to men. इंडियन वुमेन की कंडीशन जो थी वो काफी दयनीय थी क्योंकि इंडिया जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी जहाँ पर मेन का जो है ज्यादा रोल होता है, तो वुमेन जो है वो मेन के मुकाबले काफी इंफीरियर समझी जाती थी. They had to follow the strict norms and codes of food and dress. उनको खाने के मामले में और पहनने के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स थे, सिद्धांत थे, उनको फॉलो करना होता था. They were expected to be delicate, docile and good housemakers and show respect for the opinion of the elders of the family. जो उनसे उम्मीद करी जाती थी वो काफी नाजुक सी और क्या कहते हैं बड़ी ही इमोशनल सी, हल्की जैसे होते हैं ना गुड़िया जैसी, घर के अंदर बस घर बनाने वाली है, और उनको जो है जो भी फैमिली के एल्डर्स हैं उनकी जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ शेमलेसनेस. अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं तो यानी कि आप जो है एक तरह से बेशर्मी दिखा रहे हैं. एज वुमेन वर कन्फाइंड टू होम there was no need for them to change their clothing as compared to men who had to switch to western clothing to please their colonial master. अब क्योंकि women जो है वो घर तक ही सीमित थी तो कोई जरूरत नहीं थी कि उनको कपड़े बदलने की, जैसे कि men जो हैं वो अपने कपड़ों को बदल कर वेस्टर्न क्लोथिंग में आ गए ताकि जो अपने colonial masters हैं उनको impress कर सके. Winston Churchill described Mahatma Gandhi as a seditious middle temple lawyer, now posing as a half-naked fakir. विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को डिस्क्राइब किया कि वो एक सेडिशियस मिडिल टेम्पल लॉयर हैं जो कि अब बिल्कुल आधे नेकेड फकीर जैसे लग रहे हैं.
What provoked such a comment and what does it tell you about the symbolic strength of Mahatma Gandhi's dress? किसने इस कमेंट को उकसाया और कहना चाहिए कौन, मतलब इससे ये जब ये कमेंट बोला गया तब क्या हुआ और क्या आपको पता चलता है कि महात्मा गांधी की ये जो ड्रेस थी उसकी सिंबॉलिक स्ट्रेंथ क्या थी? Winston Churchill described Mahatma Gandhi as a seditious Middle Temple lawyer, now posing as a half-naked fakir, because the latter, while attending the Round Table Conference in 1931, was dressed like a poor man and wore dhoti made of coarse homespun cotton yarn. विंस्टन चर्चिल ने उनको इस तरह से इसलिए कहा क्योंकि जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए 1931 में, तो एक बिल्कुल गरीब आदमी के तौर पर ड्रेसअप थे। उन्होंने सिर्फ धोती पहन रखी थी, वो भी एक काफी रफ क्लॉथ की, जो हाथ से बुने हुए कपड़े की होती है, उससे पहनी हुई थी। He adopted this particular clothing to show his support to the poor, encourage the boycott of British goods, and to erase religious differences and class distinctions. उन्होंने ये पर्टिकुलर क्लोथिंग इसलिए अडॉप्ट करी थी ताकि वो अपना ये सपोर्ट दिखा सकें कि वो गरीबों के साथ हैं। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट जो है उसको बढ़ावा दिया, साथ ही साथ जो एक धार्मिक तौर पे मतभेद थे उसको खत्म करने की कोशिश करी और क्लास डिस्टिंक्शंस को। इट वाज आल्सो अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। एक तरह का ये विरोध दर्शाना था कि कैसे इंडियन रिसोर्सेज का जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। The symbolic strength of Mahatma Gandhi's dress lay in its great severity. Gandhiji believed that it was his duty towards the poor to wear khadi and no other dress so that they could identify with him. Symbolic strength महात्मा गांधी की जो है उनकी ड्रेस से पता चलती है, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि ये उनकी ड्यूटी है गरीब के प्रति कि वो खादी पहने और कोई ड्रेस ना पहने, ताकि वो अपने आप को एक तरह से उस साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ एक पा सकें, मतलब जैसे कि वो भी उन्हीं के जैसे ही हैं। Also wearing khadi became a symbol of nationalism and rejection of Western mill-made clothes. खादी पहनना मतलब एक राष्ट्रीयता की पहचान हो गई थी और जो वेस्टर्न की मिल में बने हुए कपड़ों थे उनका एक तरह से आपने रिजेक्शन कर दिया। Why did Mahatma Gandhi's dream of clothing the nation in khadi appeal only to some section of India? महात्मा गांधी का ये जो सपना था कि जो खादी है वो हमारे यहाँ के नेशन की एक तरह से कपड़ा बन जाए, पर ये कुछ ही सेक्शन को इंडियन के क्यों उसने अपील किया? महात्मा गांधी's dream of clothing the nation in khadi appealed only to some section of Indians because of the following reasons. वो ये चाहते थे सभी लोग खादी पहने, और कुछ ही तबका जो है वो उनकी इस पे मतलब एग्री करा। खादी was costly and not economically viable for the Indian people. खादी बहुत महंगी थी और आर्थिक तौर पे इंडियन पीपल के लिए सूट नहीं कर रही थी। Also, even if a common was willing to wear khadi clothes, it was not easy to purchase this item as it was an export item and was under the control of Britain. अब कहने को आम आदमी अगर चाहता भी खादी के कपड़े पहनना तो पहले तो उसको खरीदना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट आइटम था और पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में था। Indian society was highly diversified as people belonged to various castes, class, religions. People followed their religions and customs and they could not adopt khadi as their dress. अब इंडियन सोसाइटी जो है हमारी वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि लोग अलग अलग कास्ट, क्लास, रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अब जो लोग अपने रिलीजन और कस्टम को मानते हैं उनको जो है खादी एक अपने ड्रेस के तौर पर अडॉप्ट करना आसान नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मोतीलाल नेहरू गेव अप हिज एक्सपेंसिव वेस्टर्नली स्टाइल सूट्स एंड अडॉप्टेड द इंडियन धोती एंड कुर्ता। अब मोतीलाल नेहरू ने अपने जो वेस्टर्न स्टाइल सूट्स थे उनको जो बहुत महंगे महंगे थे उनको छोड़ के इंडियन धोती और कुर्ता अपना लिया, विच वर मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, जबकि वो जो है रफ कपड़े से बने हुए नहीं थे। Most of the well-to-do Indians followed Western style of clothing as they believe that it symbolizes modernity and development. ज़्यादातर जो सही मायने में well-to-do Indians थे उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग को प्रेफर किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये मॉडर्निटी को भी दर्शाते हैं और डेवलपमेंट को भी। Many married women preferred colored clothes to white khadi due to the social constraint. सामाजिक एक जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग जो मैरिड वुमेन थी वो भी तुम्हें कलर्ड कपड़े पहनना चाहती थी बजाय व्हाइट खादी के। एग्जाम्पल सरोजनी नायडू एंड कमला नेहरू। अब इसके एग्जाम्पल भी सरोजनी नायडू और कमला नेहरू हैं। तो ये थे आपके चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।